हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स टर्म 2 का सिलेबस पूरा, जो पेपर होने वाला है आपका 28 मई को। जितने 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो उनको पता ही होगा कि उनका पेपर 28 मई को है। और इसमें जो सिलेबस आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए आपका 20 मार्क्स का, पार्ट ए आपका 22 मार्क्स का, पार्ट बी विल बी ऑफ 18 मार्क्स। टोटल 40 मार्क्स का पेपर है आपका, जिसमें पार्ट ए में जो पार्ट ए है दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके अंदर आएगा पहले तो टॉपिक है पहला नेशनल इनकम, एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, एंड सेकंड इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और जो पार्ट बी है उसमें है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो आपके पास सिलेबस है सारा, आपको पता ही है। तो हम जिससे स्टार्ट करने वाले हैं, हम करेंगे पार्ट ए से स्टार्ट। ओके, पार्ट ए में है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब पार्ट ए में जो पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, हम उसके टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक, उसमें पहला जो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, पूछ लेते हैं क्योंकि ये बेस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए। जो आपके सिलेबस में गिवन है मैं उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आपको करवा रहा हूँ। आपके सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक नेशनल इनकम का जो पहला टॉपिक है वो दिया हुआ है व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो देखते हैं कि क्या होता है। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो से आपको क्या पता लग रहा है? मैक्रो एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने पहले पढ़ा, एक होता है अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो क्या? मैक्रो मतलब माइक्रो, और मैक्रो से क्या पता लग रहा है? माइक्रो मतलब छोटा एंड मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल। ओके, बिग लेवल। ठीक है, तो लार्ज लेवल हमें इससे समझ में आता है। इकोनॉमिक्स मतलब, इकोनॉमिक्स तो मतलब आपको पता ही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनती है एग्रीगेट, यानी कि हिंदी में बोलते हैं समावेश। एग्रीगेट को कहते हैं समावेश, सबका जोड़ करके। एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब जितने इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या मतलब? जितने इंडस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं, सेक्टर्स हैं, सबका एग्रीगेट करके जो आता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे स्टडी करने को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लार्ज लेवल की होती है। अच्छा, एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी तो हमें पता लगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स मेनली विद द 4 सेक्टर्स। कौन से होते हैं? हाउस होल्ड्स, ठीक है, फर्म्स, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड्स, फर्म एंड एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, aggregate of all economic variables of an economy is called macroeconomics। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे ऐसे लिखेंगे, macroeconomics deals with the macroeconomics deals with the
with the aggregate of all variables, economic variables of an economy. And macroeconomics mainly deals with the four sectors in the economy, which is household, firm, government and external sector. So इनके स्टडी करने को, इनकी क्या स्टडी, इन सेक्टर्स की क्या स्टडी होती है, इनके कंजम्पशन पैटर्न, एक्सपेंडिचर, ये सब स्टडी होता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स से कैसे डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो है, हमें पता लग रहा है छोटे लेवल का. माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली दे डील विद द पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ओनली द पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, पर्टिकुलर सेक्टर्स कैसे? जैसे कि हेल्थ सेक्टर के बारे में अगर उनको बात करनी है तो हेल्थ सेक्टर के बारे में ही उसकी स्टडी करेंगे. एजुकेशन की सेक्टर की अगर स्टडी है तो सिर्फ एजुकेशन की ही करेंगे. यहाँ पे देखिए लिखा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट में तो सारे सेक्टर्स आते हैं, हेल्थ भी आता है, एजुकेशन भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है, ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, उसकी कंजम्पशन पैटर्न सारी. तो ये क्या हो गया, बड़ा लेवल, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्म्स, ठीक है, फर्म्स मतलब सारी की सारी फर्म्स, इसको लिख सकते हैं इंडस्ट्री पूरी की पूरी. लेकिन अगर माइक्रो में करते तो क्या करते हैं, माइक्रो में हम टेक्सटाइल को ही देख रहे होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिर्फ, या किसी और पर्टिकुलर इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं. लेकिन यहाँ फर्म्स है, मतलब यहाँ जितनी फर्म्स हैं, जितने सेक्टर की फर्म्स हैं, सारी की सारी फर्म्स इंडस्ट्रीज. ठीक है. हाउस होल्ड्स, हाउस होल्ड मतलब कि जनरल पीपल जो कंजम्पशन करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो पुअर है या रिच है. लेकिन माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में पुअर का अगर करते तो सिर्फ पुअर के बारे में ही करते, रिच के बारे में करते तो रिच के बारे में ही करते. एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है? एक्सटर्नल, इंटरनल होता है जो अपने कंट्री में हो, विद इन द कंट्री. एक्सटर्नल होता है जो इंटरनेशनल हो, जैसे कि एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स. ओके, सो दिस इज एक्सटर्नल सेक्टर. सो हमें क्या देखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट ऑफ ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी. Macroeconomics mainly deals with the four sectors like households, firms, government, external sector. External sector means exports, imports. Okay, so that is all about the macroeconomics, definition of macroeconomics. और माइक्रो से कैसे डिफरेंस है? माइक्रो में क्योंकि पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को देखा जाता है, तो इसलिए माइक्रो जो है इट्स ऑफ लार्ज लेवल, इट्स ऑफ बिग लेवल. ओके, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे बोलते हैं. आप इसको देख सकते हो, लिख सकते हो. वैसे ये सारी डेफिनेशंस, ये सब कुछ आपकी बुक में है एनसीईआरटी की, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दैट दिस इज़ व्हाट अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे. अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे. सेकंड टॉपिक जो हम सिलेबस में है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें से जो टॉपिक दिया है वो है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, स्टॉक्स एंड फ्लोज. ठीक है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. सो उसमें पहले हम करेंगे फाइनल गुड्स. तो फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल हमें पता लग रहा है फाइनल होता है जो फाइनली हो. ओके, वो मतलब है कि दोज गुड्स दैट आर रेडी फॉर फाइनल यूज. सिंपल, फाइनल यूज और कंजम्पशन. ओके, सो दोज गुड्स दैट आर रेडी फॉर फाइनल यूज और कंजम्पशन. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दोज गुड्स विच डू नॉट गो अंडर एनी मोर प्रोडक्शन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ऐसे लिख दोगे ना तो इकोनॉमिस्ट वाली डेफिनेशन है ये. दोज गुड्स दैट डू नॉट गो अंडर एनी मोर प्रोडक्शन प्रोसेस. एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा कि दोज गुड्स
दैट डू नॉट गो अंडर एनी मोर प्रोडक्शन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, और इसका जो सटीक मतलब है, जो बहुत इजी मतलब है, वो है दोज गुड्स दैट आर रेडी फॉर फाइनल यूज और कंजम्पशन, दे आर फाइनल गुड्स। ओके, दोज गुड्स दैट डू नॉट गो अंडर एनी मोर प्रोडक्शन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन, उन्हें भी हम फाइनल गुड्स, वो भी फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है। क्योंकि देखो ना, पहले जब रॉ मटेरियल से आता है तो धीरे धीरे फिनिश्ड गुड्स तक बनने तक उसको कितने प्रोडक्शन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, तब तक वो फाइनल गुड नहीं होती। जब वो पूरी तैयार हो जाती है, पैक हो जाती है, मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, फाइनल यूज, दैट इज दो फाइनल गुड हो जाती है। तो मतलब द गुड्स रेडी फॉर फाइनल यूज और कंजम्पशन, दे आर फाइनल गुड्स and they do not go under any more production process or transformation, so these are final goods। अब फाइनल गुड्स के अंदर आती हैं दो, फाइनल गुड्स के अंदर अब दो आती हैं गुड्स। अब वो देखो वो कौन सी होती हैं, एक होती है कैपिटल गुड, कैपिटल गुड्स, ठीक है, और एक होती है कंज्यूमर गुड। भाई अब ये क्या है, कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है अगर मार्कर की वजह से थोड़े अल्फ़ाबेट्स ना दिखें तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं आपके लिए उसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार बोल के। सो फाइनल गुड्स के अंदर पहली आती है कैपिटल गुड, दूसरी आती है कंज्यूमर गुड। ठीक है, ये इसका ही पार्ट है। अगर कोई पूछे कि फाइनल गुड क्या है, आप तो ये लिखोगे डेफिनेशन, ठीक है, ये लिख दो डेफिनेशन या लिख देना, और उसके अंदर लिख देना फाइनल गुड्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, बस। अगर इतना सा पूछा हो, अगर आपको आगे फर्दर पूछा हो कि कैपिटल और कंज्यूमर को भी एक्सप्लेन कर तो कर देना। ठीक है, तो कैपिटल गुड क्या होती है, इसे मैं इरेज कर दूं। सो कैपिटल गुड कैपिटल गुड, कैपिटल होती है, क्या होती है, दैट गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस या मेकिंग गुड्स। ठीक है, गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। ओके, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग अदर गुड्स। ठीक है, जैसे हमने लिखा कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्दर गुड्स। ठीक है, मेकिंग फर्दर गुड्स। ऑब्वियसली मशीनरी से चीज़ें बनेंगी, और ठीक है, इक्विपमेंट से, टूल से मशीन और बनेंगी चीज़ें, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल गुड। इसे फाइनल गुड में क्यों लिखते हैं, हमने तो पढ़ा था कि रेडी फॉर फाइनल यूज आ रही है, ये भी तो फाइनल ही है ना। मशीनरी जहाँ से बन के आ रही है, मशीनरी भी तो कहीं बनती है ना। मशीनरी जहाँ से बन के आ रही है, जब मशीनरी को आप यूज़ करने लगे हो, तो वो भी तो फाइनल यूज़ है मशीनरी का। तो मशीनरी भी फाइनल गुड में इसीलिए आती है क्योंकि वो भी मशीनरी रेडी है चीज़ बनाने के लिए, तो इसलिए ये भी फाइनल गुड है। लेकिन इसको हम कैपिटल गुड कहेंगे, इसको कंज्यूमर गुड नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कोई कस्टमर तो आगे खरीदेगा नहीं, भैया मशीनरी दे दो, नहीं ना, वो तो कहेगा कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो इसलिए ये कैपिटल गुड आती है। ये इसे कौन यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। सो कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस या फॉर मेकिंग फर्दर गुड्स, सो दे आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। अच्छा, रोड को भी हम कहते हैं, आपको पता है, रोड को भी हम कैपिटल गुड कहते हैं, क्योंकि रोड एक बार बन जाती है, ठीक है, तो वो कितने और चीज़ों के काम आती है। मेकिंग फर्दर गुड्स ज़रूरी नहीं है कि मशीनरी, इक्विपमेंट ही हो,
रोड भी हो सकती है उसमें। रोड कैसे हो सकती है? एक बार रोड बन गई उसके बाद वो आपके ट्रैवलिंग के भी काम आती है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के भी काम आती है। ट्रांसपोर्टेशन तो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जब चीज़ बन के कहीं पहुंच ही नहीं पाएगी रोड के बिना तो क्या उस चीज़ को बनाओगे? तो इसलिए रोड के भी मल्टीपल यूजेस है ना, तो रोड भी तो कैपिटल गुड होगी एक तरह की, कि रोड भी तो और चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर रही है, जैसे ट्रैवलिंग में, एक से जगह दूसरी जगह से, एक से दूसरी जगह जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, माल इधर से उधर ले जाने में, तो रोड भी कैपिटल गुड है। ऐसी मशीनरी, इक्विपमेंट, रोड्स, ये होती है कैपिटल गुड, ठीक है। रोड एक बार बन गई, फाइनल यूज के लिए बनी रोड, ठीक है। रोड एक बार बन गई, रोड फाइनल यूज के लिए बन गई, तो रोड फाइनल गुड है, ठीक है। और कैपिटल गुड इसलिए है क्योंकि वो और चीज़ों में कंट्रीब्यूशन दे रही है, जैसे कि ट्रैवलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में एंड मैनी अदर थिंग्स। इमरजेंसी पर्पसेज में भी तो दे रही है, एम्बुलेंस भी तो जाएगी रोड से। सो दे आर कैपिटल गुड्स। अच्छा, कंज्यूमर गुड क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड होती हैं जो रेडी फॉर इमीडिएट कंजम्पशन के लिए रेडी हैं। इमीडिएट कंजम्पशन, which are ready for the immediate consumption, like food, खाना, सब्जी, खाना, फ्रूट, जो भी है इमीडिएट कंजम्पशन के लिए ना, बाहर से खरीदा, बनाया और खा लिया। क्लोथ्स, क्लोथिंग, फुटवियर, बहुत सारी चीज जो आप एज अ कस्टमर आप बाहर मार्केट में जाके खरीद के लाते हो, उसे यूज करते हो, उसे बोलते हैं कंज्यूमर गुड, ठीक है। ये भी फाइनल यूज के लिए रेडी है, तो इसलिए फाइनल गुड कहते हैं। कंज्यूमर इसलिए कहते हैं बिकॉज इमीडिएट कंजम्पशन के लिए, इसलिए इसको कंजम्पशन गुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड, ठीक है। कैपिटल गुड को कंज्यूमर ड्यूरेबल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल? कैपिटल गुड को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कैपिटल गुड इक्विपमेंट है, मशीनरी है, रोड है, लेकिन उसके यूजेज के विद देयर यूजेज वो वियर एंड टीयर तो होगा ना उसका, वो रिपेयर होगी, बीच में मेंटेन भी होगी। जैसे रोड भी रिपेयर और मेंटेनेंस मांगती है, मशीनरी भी मांगती है, इक्विपमेंट्स और टूल्स भी मेंटेनेंस, और चाहे वो लंबे समय के लिए चलते हैं लेकिन एक लंबे समय के बाद वो मेंटेनेंस और रिपेयर मांगते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं कि वो हमेशा के लिए तो नहीं है ना, कि एक बार ले ली मशीन तो बस चलती जाएगी, नहीं, उसके मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल मतलब कि लंबे समय तक चलती है और उसके बाद थोड़ा सा उसको ठीक करके फिर दोबारा चला सकते हैं, इसलिए उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल भी लिखते हैं। वैसे आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आ सकता है, क्योंकि वो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर कैपिटल गुड ना लिखें, वो लिख देंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल बताओ क्या है, वो भी कैपिटल गुड ही है। अगर कोई पूछ ले कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या है, वो भी कैपिटल गुड की डेफिनेशन है, ठीक है। कैपिटल गुड का मतलब दूसरा नाम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी है। एनसीईआरटी में आपके लिखा है, एनसीईआरटी में पढ़ को देखो, उसमें यही डेफिनेशन ऐसे ही लिखी है, ठीक है। पहले कैपिटल गुड्स, ठीक है, कैपिटल गुड्स ये है। अगर कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल पूछ ले तो भी इसका आंसर यही है, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट से क्या समझ आया? इंटरमीडिएट होता है बीच की, ठीक है। मतलब एक ये है रॉ मटेरियल समझ लो, ठीक है। एक ये रॉ मटेरियल बिल्कुल कच्चा माल है समझ लो, ठीक है। उसके बाद बीच में बनी ये, और फिर बनी फाइनल, ठीक है, जो कंजम्पशन के लिए तैयार होगी। तो ये जो बीच की होती है ना गुड, इसको इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब पूरा क्या है वो बताता हूं आपको। हालांकि इंटरमीडिएट को भी आप रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन आप पहले देखो इंटरमीडिएट गुड होती क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म फॉर द फर्म या इंडस्ट्री, ठीक है। एक फर्म नहीं, एक फर्म या एक से ज्यादा कई सारी फर्म्स या इंडस्ट्री जिसको बोल सकते हैं,
ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म और इंडस्ट्री फॉर द अदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या समटाइम्स इट ऑल्सो एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। वैसे एज अ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल इसको कहते नहीं है क्योंकि ये आधी बनी होती है। आधी मतलब, आधी बनने का मेरा मतलब ये है कि ये जब फाइनल अपने यूज़ के लिए जाने के लिए दूसरी इंडस्ट्री में जाती है, फिर ये फाइनल यूज़ के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि इसलिए इसको रॉ मटेरियल भी लोग कई कहते हैं कि ये रॉ मटेरियल भी है। जैसे कि अब एग्जांपल देखिए, मैंने पहले अपनी वीडियो में भी ये इंटरमीडिएट का समझाया था बहुत अच्छे से, लेकिन आपको एक बार और समझा रहा हूँ। दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वन इंडस्ट्री फॉर द अदर। ठीक है, ऑल्सो एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है, पहले तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है ऊपर वाली, उसके बाद दूसरी लाइन में लिख सकते हो दैट इट ऑल्सो एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है, समटाइम्स यहाँ लिख देना ही आगे समटाइम्स, तो ये एग्जामिनर को ये ना लगे कि आप इसको कहीं रॉ मटेरियल बोल रहे हो। ठीक है, तो इसको लिख सकते देना कि समटाइम्स इट्स ऑल्सो एक्ट्स एज रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि टायर्स क्या है? टायर्स एक फर्म ने बनाई, इंडस्ट्री ने, जैसे सीएट ने टायर बनाए अपने। ठीक है, अब वो टायर, खाली टायर तो यूज़ नहीं होंगे ना, उसके साथ उसको क्या चाहिए? स्कूटर चाहिए या बाइक या किसी कार में लगेंगे तभी वो टायर्स बनेंगे, या एयरक्राफ्ट में लगेंगे तभी वो टायर्स बनेंगे। तो टायर्स बना दिए, अब टायर्स कहाँ जाएंगे? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। ये टायर की पूरी इंडस्ट्री, मतलब इसमें कई सारी फर्म्स, ज़रूरी नहीं कि एक फर्म का देखना है, मतलब टायर की इंडस्ट्री है ना ये, टायर वालों ने टायर बना दिए। ठीक है, उन्होंने अपना काम कर दिया। अभी यूज़ कहाँ होंगे? ऑटोमोबाइल में होंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये जो टायर्स है ना, ये इंटरमीडिएट गुड है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्स में यूज़ होंगे, बाइक्स में, स्कूटर्स में, एयरक्राफ्ट, कहीं भी। सो दिस टायर्स दे आर इंटरमीडिएट गुड्स फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसे और समझ लो, जैसे कॉपर या स्टील शीट्स, कॉपर या स्टील की शीट्स। अब स्टील की शीट्स तैयार हैं, अब स्टील की शीट्स कहीं भी जा सकती हैं, कंस्ट्रक्शन में जा सकती हैं या किसी कार की बॉडी मेकिंग में जा सकती हैं। ये कॉपर कहाँ जाएगा? यूटेंसिल्स की इंडस्ट्री में जाएगा, यूटेंसिल्स बनाने वाले इसको लेंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये गुड तैयार है, लेकिन ये अधूरी है बिकॉज, क्योंकि इसको किसी और इंडस्ट्री की ज़रूरत है टू गो फॉर इट्स फाइनल यूज़। ठीक है, ऐसे ही टायर्स ऐसे तो कंप्लीट हैं बन के, लेकिन जब ये दूसरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को जाएंगे, वहाँ यूज़ होंगे, तभी तो फाइनल यूज़ होंगे ना, गाड़ी में चलने के लिए या स्कूटर में चलने के लिए। तो इसलिए दिस एक्ट्स एज ऑल्सो एक्ट्स एज रॉ मटेरियल, तो इसे इसलिए कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। नाउ वी कम टू द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक्स एंड फ्लोज। अब स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होते हैं? स्टॉक, आपको सुना होगा आपने, स्टॉक की कुछ चीज़ स्टॉक करके रखना। ठीक है, या उसका मतलब आपने जनरल मीनिंग कैसे आप इसको समझेंगे स्टॉक्स को? मतलब स्टॉक कुछ होता है जैसे किसी चीज़ का स्टॉक, कोई चीज़ आपके पास होना। ठीक है, लंबे समय के लिए होना या थोड़े समय के लिए होना, तो स्टॉक होता है जैसे कि चीज़ को स्टोर करके रखना। तो स्टॉक से हम उस समझ सकते हैं वो। तो स्टॉक यहाँ पे क्या मतलब है स्टॉक का? अभी पीछे पढ़ी कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो हमारी हैं, कंपनी की, फर्म की हैं, जो प्रोडक्शन में यूज़ होनी है, सो दे आर स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, कैपिटल गुड्स कैन बी द स्टॉक्स ऑफ द कंपनी। मैं आपको पहले बताता हूँ कि स्टॉक्स होते क्या हैं। स्टॉक्स आर डिफाइंड ओवर ए पॉइंट ऑफ टाइम।
अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि जैसे मुझे आज देखना है कि मेरे पास स्टॉक कितना है, ठीक है। मुझे ये नहीं देखना कि मेरे पास पूरे साल का स्टॉक कितना है या मेरे पास पूरे मंथ का स्टॉक या इतना स्टॉक। मुझे अगर आज देखना है तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम पे मुझे देखना है कि कितना मेरे पास है। तो यहाँ पे स्टॉक वो चीज़ों का स्टॉक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्टॉक हम प्रोडक्शन प्रोसेस की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स को हम लेके मान के चलते हैं, एक है हमारा स्टॉक है। तो जो कैपिटल गुड्स हैं तो लंबे समय तक रहती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। दे आर इन दी प्रोसेस फॉर दी लॉन्गर पीरियड, ठीक है, और लंबी प्रोडक्शन साइकिल्स के लिए रहती हैं, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जो हैं उनका जो स्टॉक है कंपनी के लिए, जो कैपिटल गुड्स कंपनी के पास है वो स्टॉक है, तो दे आर डिफाइंड ओवर ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे उनको मेजर करना, ठीक है, कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है। तो मेजरमेंट के तौर पे अगर हम उसे देखें तो हम उसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, कि ऐसे नहीं मेजर करते कि साल है कि नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है चेंज इन स्टॉक की। जैसे कि कैपिटल गुड्स कुछ ना कुछ तो लंबे समय तक चलती हैं, फिर ख़राब होती हैं, मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है, रिपेयरिंग चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स, ठीक है, तो कैपिटल गुड्स अगर हमारी किसी साल में, किसी एक साल में कोई रिप्लेस हो रही हैं, ठीक है, या रिप्लेस होने के बाद भी वो कैपिटल गुड्स या मशीनरी, कैपिटल गुड्स में मशीनरी टूल्स जो भी है, ठीक है, रिप्लेस हो रही हैं या मेंटेन हो रही हैं या यूज़ में नहीं हैं लेकिन कंपनी के पास हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, उसे कहते हैं चेंज इन स्टॉक। की एक साल में अगर मुझे ये देखना है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक साल में मुझे देखना है कि पिछले साल 2021 में जो गया है, गुजरा है, तो उस साल में मेरे पास क्या चेंज इन स्टॉक था, क्या नई आइटम्स ऐड हुई, ठीक है, तो उनसे हम कहेंगे चेंज इन स्टॉक। की कई कौन सी नई मशीनरीज ऐड हुई या कौन सी मशीनरी हमने निकाली, तो उसे कहेंगे चेंज इन स्टॉक। तो वो स्टॉक में नहीं आएगा, वो होता है ये फ्लो, ठीक है। अभी आप समझेंगे जब मैं आपको और आसानी से समझाऊंगा। अब फ्लोज क्या होते हैं हमने समझ लिया। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लोज आर डिफाइंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लोज आर डिफाइंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि एनुअल इनकम, ठीक है, ये कोई भी पीरियड हो सकता है, एनुअल हो सकता है, मंथली हो सकता है, ठीक है, डेली हो सकता है, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब कि 3 मंथ्स का, क्वार्टरली हो सकता है, ठीक है। सो ये फ्लो है, फ्लो मतलब एक फ्लो में रातों रात चेंज नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो मेजरमेंट करनी है, जैसे हमें इनकम की मेजरमेंट करनी है, ठीक है, या हमें सैलरी देखनी है, कुछ भी देखना है, कुछ हमें प्रोडक्शन देखनी है, आउटपुट देखनी है, ठीक है। सो उसको हम किसी क्वांटिटेटिव टर्म में तो देखेंगे ना, क्वांटिटेटिव मतलब कि नंबर्स में, ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो देखेंगे ना कि किसी नंबर्स में हमें देखना पड़ेगा कि इनकम हमने कितने कमाई है, या सैलरी हमने कितनी पे की, या आउटपुट हमने कितनी प्रोड्यूस की टन्स में की, है ना, इनकम रुपीज़ में, सैलरी रुपीज़ में। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में देखना पड़ता है, तो हम उसको एनुअली, मंथली, डेली, क्वार्टरली किसी भी तरीके से देखते हैं, ठीक है। सो ये जो है, जैसे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी, मंथली इनकम, तो ये फ्लो है, मतलब ये फ्लो में चल रहा है, ये एकदम से सडनली चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग विद लाइक अ फ्लो, एंड देन यू आर मेजरिंग इट एट द एंड ऑफ द मंथ और द एंड ऑफ द ईयर और द एंड ऑफ द क्वार्टर, या दिन के अंत में देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब सारा दिन फ्लो चल रहा है उसका, ठीक है। एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम या एनुअल
कोई भी चीज़ हो तो ये फ्लोज में आती हैं हमारे, ठीक है। इतना इसको डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी पूछा जाए एग्जाम में, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लोज आर डिफाइंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल। फ्लोज में जैसे कि एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी, आउटपुट, ठीक है, कुछ भी लिख देना, फॉर एग्जांपल एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी, एनुअल आउटपुट एक्सेट्रा, ठीक है। स्टॉक्स में स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स, ओके। अब चेंज इन स्टॉक फ्लो कैसे है, ठीक है। वैसे तो हमने कहा था कि कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, लेकिन चेंज इन स्टॉक मतलब कि अगर मुझे देखना है कि एनुअल या एनुअल स्टॉक या ऑफ द कैपिटल गुड्स मेरा कितना है, तो वो तो फ्लो में ही आएगा ना। कुछ भी हमने साल के अंत में देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वो तो मेरा फ्लोज में ही आएगा। तो इसलिए वो एक साल के लिए जो स्टॉक है ना, जो कैपिटल गुड है, वो एक साल के लिए तो फ्लो रह सकती है, अगर वो हम उसका क्या मेजर कर रहे हैं, चेंज इन स्टॉक, ठीक है। एनुअल यहां पे लिखना था एनुअल चेंज, ठीक है। अगर हम उसका एनुअल चेंज इन स्टॉक जो है वो मेजर कर रहे हैं तो वो फ्लो है। अदरवाइज कैपिटल गुड्स किसमें है, स्टॉक में, क्योंकि वो स्टॉक में इसलिए क्योंकि वो लंबे टाइम तक कंपनी के पास रहेगी, प्रोडक्शन साइकिल्स में कई सारी काम आएगी, इसलिए वो फ्लोज नहीं है। फ्लोज तो हैं जो चल रहे हैं लगातार, ये इनकम आपकी कमा रहे हो, हमेशा हर रोज कमा रहे हो, सैलरी आप पे कर रहे हो, फ्लोज में चल रही है, रुक नहीं रही है ना, आउटपुट जो है वो भी चल रही है, तो इसलिए फ्लो है। तो इसीलिए हम इसको पीरियड में मेजर करते हैं, एक साल, 2019-20, 2021, मंथली में या डेली में, क्वार्टरली में, जैसे भी। स्टॉक्स जो हैं वो तो हमारे पास हैं, उसको तो हमने बनाने में इस्तेमाल करना है ना कैपिटल गुड्स को, तो लंबे समय तक हैं, जब तक वो खराब नहीं होती, तो इसलिए वो पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर होती हैं कि भाई अभी मेरे पास कितनी मशीनरी ठीक है, ठीक है। उसको तो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में ज़रूरत नहीं है, उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में ज़रूरत क्या है करने की, उसको तो हमें पता है कि ये हमारे पास मशीनरी है तो ये हमारी स्टॉक है, जब तक ये ख़राब नहीं होती तब तक हमारे पास है, इसलिए स्टॉक है। लेकिन अगर किसी साल में हम उसको रिप्लेसमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए कोई नई मशीन लेके आते हैं, नई मशीन इंस्टॉल करते हैं, तो उस पुरानी मशीन तो हमारे स्टॉक में पड़ी रहती है ना। तो जो चेंज इन स्टॉक हुआ, मतलब जो स्टॉक में चेंजेस हुए, जैसे पुरानी मशीन हटा के नई मशीन लगाई या और एक्स्ट्रा मशीन लगाई, तो वो जो चेंज इन स्टॉक हुआ उसको मेजर करने के लिए तो एक साल में हमें करना पड़ेगा ना एनुअल चेंज इन स्टॉक, तो वो तब वो फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है फ्लोज, दे आर डिफाइंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, डिफाइंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड फॉर एग्जाम्पल इनकम, सैलरी, एनुअल लिखना, एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लोज आर डिफाइंड एट ए पीरियड ऑफ टाइम, दे मे बी इन दी पीरियड ऑफ ईयरली, ठीक है, मंथली, एनुअली या ईयरली, डेली, क्वार्टरली, फॉर एग्जाम्पल एनुअल इनकम, एनुअल सैलरी, एनुअल आउटपुट, एनुअल चेंज इन स्टॉक, फ्लो है, ठीक है। और यहाँ भी लिखना हो स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स, ठीक है। इतना काफ़ी है, इसमें से बहुत छोटा सा आएगा भी, तो आगे मेन नेशनल इनकम वगैरह वो ज़्यादा अच्छे से पूछे जाएंगे, ये छोटे 2 नंबर के क्वेश्चंस में आएंगे, तो इसलिए इतना ही लिखना ज़रूरी है। आपको समझाने के लिए मैंने ये समझाया, ठीक है। अब आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। क्या है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 2-2 नंबर वाले हैं सारे, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे जीडीपी, जीएनपी, वैसे मैंने दूसरी वीडियो में समझाया है, लेकिन मैं इस वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा एज आपके इस पेपर के हिसाब से। तो आप उसमें से देख सकते हो जीडीपी का मतलब, लेकिन वो आपको समझ तब आएगा जब आप यहाँ पे समझोगे कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है। जीडीपी तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसमें फाइनल गुड्स का अगर आपको मतलब ना पता हो, उसमें लिखा होता है फाइनल गुड्स इसलिए मैंने पहले समझाया। और उसमें अब नेशनल इनकम समझनी है तो उसमें आपको जाहिर सी बात है, उसमें आपको
इन्वेस्टमेंट भी समझनी पड़ेगी, डेप्रिसिएशन भी समझनी पड़ेगी। तो अब आप समझिए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये आपके सिलेबस में है और ये आपको करना है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। कैपिटल गुड्स का भी आपने पढ़ा, ठीक है, कैपिटल गुड्स आपने समझा। तो पार्ट ऑफ आर आउटपुट, पार्ट ऑफ आर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट यानी प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ आर आउटपुट दैट कंप्राइजेज कैपिटल गुड्स, ठीक है। हमारी आउटपुट का पार्ट जिसमें कैपिटल गुड्स हों, ठीक है, कैपिटल गुड्स वाला पार्ट, वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। कैसे? हमने प्रोडक्शन कर ली, ठीक है, प्रोडक्शन में क्या यूज हुआ? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब कि बिल्डिंग्स, बिल्कुल बिल्डिंग्स यूज हुई, मशीनरी यूज हुई, एफर्ट इनके मशीनरी और टूल्स। हमारी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आएगी वो इनकी भी तो कॉस्ट होगी ना। तो इनकी जो कॉस्टिंग वाला पार्ट है वो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, टोटल बिना किसी कटिंग के, टोटल ग्रॉस, ठीक है। तो ग्रॉस होता है टोटल, टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ आर आउटपुट दैट कंप्राइजेज कैपिटल गुड्स, मतलब जो हमारी आउटपुट में, समझ लीजिए जो हमारी प्रोडक्शन में जितना भी पार्ट कैपिटल गुड्स का है वो है हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग्स, मशीनरी, टूल्स, ऑफिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, जो भी है सब हमारी कैपिटल, जो हमारी प्रोडक्शन में काम आ रहा है, ठीक है, दैट और कैपिटल गुड्स। सो वो कैपिटल गुड्स जो हैं पार्ट ऑफ दैट आउटपुट, दे आर कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब इसमें हमने सारी की सारी कैपिटल गुड्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि कैपिटल गुड्स जो मशीनरी, टूल्स या कुछ भी है वो वियर एंड टियर होता है ना, उसका वियर एंड टियर होता है। वियर एंड टियर क्या होता है? वियर एंड टियर मतलब उसकी यूजेज होती है, यूजेज होती है तो ऑब्वियसली उसको मेंटेनेंस चाहिए होती है, कुछ समय के बाद उसको रिपेयरिंग चाहिए होती है। तो उसमें जो खर्चा, उसमें खर्चा नहीं, उसका जो हम कहते हैं कि जो उसकी जो घिसाई है, वेयर एंड टियर है, ठीक है, डेप्रीसिएशन कहते हैं उसको, डेप्रीसिएशन, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो इतना ही है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कोई पूछ ले कि क्या है, यहाँ तक, that part of our output that comprises capital goods is called the gross investment. For example, buildings, machinery, tools, आगे आपको सब पता है, एक्सेट्रा, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अब आगे आपको नेट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो समझिए। अब उससे पहले समझिए कि ग्रॉस, अब सारी कैपिटल गुड्स, ऑल द कैपिटल गुड्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकती, कैसे नहीं हो सकती, ठीक है। ऑल द कैपिटल गुड्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर साल उसकी यूजेज से उसकी वियर एंड टियर हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे यूजेज होके। तो जो उसमें से डिडक्ट होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, अगर हम इसको माइनस कर दें, डेप्रीसिएशन को, ठीक है, डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें तो आता है नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रीसिएशन को आप समझ सकते हैं, एसेट की वैल्यू कम होना। तो जो वियर एंड टियर होता है, जो डेप्रीसिएशन हो रही है, तो उसको कट करके अगर जो आती है वो आती है नेट इन्वेस्टमेंट। इसकी ज़रूरत आगे बढ़ेगी, इसलिए नेट इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ ये क्या है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 2 नंबर में पूछा जाए तो इतना ही है, दैट पार्ट ऑफ
our output that comprises capital goods, for example building machinery, tools etc. is gross investment. ठीक है, अब अगर कोई वैसे नेट इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर वैसे पूछ लिया जाए कि ग्रॉस इन इज आर ऑल द कैपिटल गुड्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखेंगे नो, all the capital goods do not constitute gross investment because of this depreciation, wear and tear. Okay, then we deduct the depreciation from the gross investment and take out the net investment. ठीक है, जो खर्चा है ना मशीनरी का वो हम निकालते हैं उसमें से, फिर देखते हैं कि हमारी असली कॉस्ट क्या है. ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट जितनी आपने लगाई किसी चीज़ को बनाने में, आउटपुट में. ठीक है, so this is all about the gross investment. Okay, and this is net investment. अभी आगे यूजेज में आएगा, आप देखें.